जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल चंदन स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक शुरू से बेसिक से लक्ष्मीकांत की जो बुक है भारतीय संविधान की पॉलिटी की, आज हम लोग उसको चैप्टर वाइज करके टॉपिक्स वाइज करके उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं जीके से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें काफ़ी हमें हेल्पफुल होती है ये बुक्स, और इसको बारीकी से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर्स है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, जो एम लक्ष्मीकांत की बुक्स हैं। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में हम लोग उस चीज़ों को पढ़ेंगे जहाँ से हमारे संविधान की जो अंशें हैं, जहाँ से जुड़ी हुई है कि हमारे संविधान बना कैसे और इसमें किन किन लोगों का योगदान रहा, किन किन समूहों का योगदान रहा, उन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर्स है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1618 एज traders in the form of East India Company, which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I। मतलब कि 1600 ईस्वी में अगर हम लोग बात करें 1608 में, मतलब कि ट्रेडर्स जो है कंपनी जो था उसको एक अधिकार मिल गई कि आप जो है जाके वहाँ पर इंडिया में जाके आप कंपनी कर सकते हैं, व्यापार आप कर सकते हैं कंपनी स्थापित करके। ओके, तो इन 1765 द कंपनी विच टिल देन हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस ऑब्टेंड द दीवानी के जो मामला जो था एक तरह से 1765 से उसको पूर्णता मिला, और वो धीरे धीरे जो है अपनी जो उनका जो एम्पायर जो था, एक साम्राज्य था कंपनी का, उसने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। दीवानी डैट इज राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। अगर दीवानी की बात करें जिसका मतलब होती है राइट्स ओवर रेवेन्यू जितनी भी थी टैक्सेस रिलेटेड, जितना भी इनकम से रिलेटेड, एंड सिविल जस्टिस और न्याय से रिलेटेड। ओके, अब बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, कहाँ तक थी उसकी? बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। ओके, दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर इन 1858। अगर पूर्णतः उसको पावर किया जाए तो 1858 तक उसने काफ़ी विस्तार कर लिया और इसको कंट्रोल किया। इसकी जो अधिकार क्षेत्र था उसने धीरे धीरे कंट्रोल किया, और वहाँ का जो ब्रिटिश जो गवर्नर, मतलब कि सरकार जो थी, सांसद जो थी, उसने इसको कंट्रोल किया, और वहाँ से इसने धीरे धीरे अपना प्रशासन को और बेहतर बनाने की कुछ सुधार के साथ इसने शासन करना शुरू किया। In the wake up of the Sepoy Mutiny, the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. This rule continued until India was granted independence on August 15th, 1947। अगर हम लोग पूर्णतः अगर हम लोग बात करें कि चीज़ें जो आई 1947 तक उसने शासन किया और अपने अनुसार उसने शासन किया। उसमें ब्रिटिश जो संसद थे उसने वहाँ से अपने अपने ऑफिसर्स नियुक्त किए, उस तरह से उसने शासन करवाया। विथ इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पज इन 1956 ऑन जनवरी 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। अगर हम लोग बात करें जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब आया, तो वो 26 जनवरी 1950 में आया। However, various features of the Indian constitution and polity have their roots in the British rule. There were certain events in the British rule that led down the legal framework for the organizations and the functioning of government and administration in British India. These events have greatly influenced our constitutions and polity. They are explained there in a chronological order under two major heading। ओके, टू हेडिंग्स हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि 1773 to 1858 तक की जो बीच में जो चीज़ें घटनाएं घटी उसको सीखेंगे। और सेकेंड नंबर जो हम लोग शुरू करेंगे द क्राउन रूल 1858 to 1947 के बीच में। ओके, तो मतलब दो
जो है सेशन के रूप में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। द कंपनी रूल्स 1773 टू 1858 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन कौन सी रूल्स लाई गई, कौन कौन सी एक्ट लाई गई, उसको हम लोग सीखेंगे। किसकी बात हो रही है? द कंपनी रूल्स 1773 टू 1858। ओके, इसके बीच में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी घटनाएं घटी। फर्स्ट जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन भी बहुत सारी पूछी जाती है। दिस एक्ट वॉज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस एज, मतलब ये जो एक्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसकी। फर्स्ट नंबर जो है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मतलब एक तरह से ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो दबंगई जो चल रही थी, मनमानाई जो चल रही थी, उसको कंट्रोल करने की जो फर्स्ट ये कदम थी, है ना। सेकेंड जो ऑप्शन है, आई रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी एंड, फर्स्ट टाइम जो है इसकी जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है उसको विस्तार किया गया, उसको और विस्तार करके कुछ सुधार की गई। इट लेड द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इट लेड द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसकी जो फंक्शंस जो है, इसकी जो कार्य जो क्षेत्र है पूरे इंडिया में लागू की गई, एक चीज़ों एक मतलब जो इसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। इसमें कौन कौन से फीचर्स थी उसको हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो फर्स्ट जो फीचर्स दी है, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो। इट डिजाइनेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल। पहले जो क्या कहलाता था, गवर्नर कहलाता था सिर्फ बंगाल का, अब ये कहलाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। इसमें कितनी मेंबर्स थी? 4 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव बनाई गई, काउंसिल बनाई गई। टू असिस्ट हिम द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल जो बना वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अनलाइक, मतलब तीनों प्रेसिडेंसी पहले जो चलती थी, 3 प्रेसिडेंसी चल रही थी। एक बंगाल प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था और बम्बई प्रेसिडेंसी था। तो तीनों को मिला के एक बंगाल बनाई गई, वो बंगाल का बनाया गया, जिसका फर्स्ट जो गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है वो है अर्लियर वी, अगर आगे बात करें, व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज, पहले जो 3 प्रेसिडेंसीज थी इंडिपेंडेंस ऑफ वन अनदर। ओके, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई 1774 में। ओके, कंप्रेजिंग 1 चीफ जस्टिस, इसमें जो थी 1 चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives. It strengthened the control of the British government over the company by regulating the court of directors. ओके, मतलब कि इसको जो कंट्रोल करने के लिए एक डायरेक्टर ऑफ कोर्ट जो होती है वो बनाई गई, जो इसको कंट्रोल कर सके। बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। उसको क्या करता था, एक तरह से रिपोर्ट तैयार करता था, किसके बारे में? रेवेन्यू के बारे में, सिविल के बारे में, मिलिट्री के बारे में। और ये रिपोर्ट जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे उनको ये रिपोर्ट करते थे कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं इतनी रेवेन्यू आई, सिविल में ये चीज़ें हुई और मिलिट्री में ये सारी चीज़ें सुधार हो रही है। मतलब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते थे, जो भी रिफॉर्म करनी होती थी, वो रिपोर्ट वो कंट्रोल ऑफ कोर्ट जो था वो गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको वो रिपोर्ट करते थे, बताते थे। तो ये हमारी जो पहली जो कोशिश, अगर हम लोग महत्वपूर्ण बातों की अगर चर्चा करें रेगुलेटिंग एक्ट में, तो वो जो थी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में, और ये इसमें 1 जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। और दूसरी जो पॉइंट्स होगी इसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना तीनों प्रेसिडेंसी का,
और तीसरा जो पॉइंट्स होगी, ये पहला कदम था रिफॉर्म करने का, एक तरह से रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी को थोड़ी सी सुधार करने का। और इसमें क्या बनाई गई, एक इसमें बनाई गई कोड ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाई गई। ओके, जो कंपनी को रिपोर्ट करता, ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, इसको रिपोर्ट करता था चीज़ों को। ओके, तो फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो इसके लिए थैंक यू।